फिर अच्छा, आपको कब पता चला पैसा मिलता है इसमें? वो बड़ा रोमांचकारी हाँ होता सर, है। ये मैं मतलब कि कॉलेज में क्या है कि स्टूडेंट कैंटीन में वगैरह में बैठे रहते हैं। फिर मतलब कि जून में मैंने सोचा चलो जून का यानी पढ़ के दे देंगे थोड़ा। तो जून में जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो उस समय मैंने मतलब कि एक चीज़ होती है ना सर कि कॉम्पिटिशन कुछ नहीं होता, हमें लगता है कि हो जाएगा। सिलेबस को सबसे बड़ा कि भैया 10 यूनिट है, तो इस सिलेबस को तोड़ना सीखना चाहिए। कि राजेंद्र, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस एग्जाम में बहुत सारे छात्र बैठते हैं और अगर टोटल देखा जाए तो लगभग हिंदी से मैं बात करूँ तो कुल 600-700 लोग जेआरएफ होते हैं। सारी यूनिवर्सिटी मिला के, सारी कैटेगरी मिला के अगर हाँ हम जी। 700-800 के समथिंग हाँ। जेआरएफ होते हैं। अब उसमें पूरे भारत के देश के कोने कोने का छात्र हैं। ऐसा क्या सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम राम मिश्रा है। स्वागत करता हूं आप सभी का राही अध्ययन धाम में। और एनटीए नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 का रिजल्ट आ चुका है। हजारों छात्र सफल हुए हैं और कई हजार छात्र ऐसे हैं जो सफलता तक नहीं पहुंच पाए, वहां तक पहुंचे हैं। उम्मीद करता हूं आप भी आगे पहुंचेंगे। और कैसे लोग आगे पहुंचते हैं, क्या गलती ना करें, इसी श्रृंखला की कड़ी में आज मेरा साक्षात्कार राजेंद्र से होना है। राजेंद्र जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं और इन्होंने जो जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है। मैं इनसे एक एक चीजें पूछूंगा जिससे आप सबको भी मदद मिले कि किस तरीके से आप भी वहां तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि कल ये छात्र थे, आज सफल छात्र हैं। और आज ये केवल सफल छात्र हैं, कल को शोधार्थी होंगे, कभी आगे आने वाले समय में असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, डीन, आगे तक किसी का क्या पता। लेकिन दुनिया आगे बढ़ रही है, आप भी आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र, कैसे हो आप? थैंक यू सर, बढ़िया सर। तो आप एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र है और मैंने पीजी दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है और मेरी ग्रेजुएशन सत्यवती कॉलेज से हुई है। तो राजेंद्र, आप जो है कब से तैयारी कर रहे हो नेट जेआरएफ? कब आपने सोचना कब चालू किया कि हमको नेट जेआरएफ करना चाहिए? सर, मैंने सोचना तो फिलहाल जब मेरी ग्रेजुएशन हुई तो उस समय मुझे ऐसा कुछ पता भी नहीं था कि नेट वेट भी कोई एग्ज़ाम होता होगा। हम्म तो उस समय मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। फिर उसके बाद पीजी में मैंने एडमिशन लिया, हम्म तो उस समय भी कुछ पता नहीं चला कि क्या करना है। हाँ, फिर सीजीएल में लग गए कि सीजीएल की एग्ज़ाम करेंगे तो क्रैक करके अपनी नौकरी ले लेंगे। लेकिन जिस तरीके से सिलेबस देखा हम्म कि सीजीएल का मैंने उसमें 5-6 महीने दिए भी, लेकिन जो उसका सिलेबस है उसमें इंग्लिश थोड़ा मैन था हम्म और मैं इंग्लिश मेरी वीक थी, हम्म इसीलिए मैंने फिर इसमें ड्रॉप आउट किया कि नहीं, ये इस चीज़ में मैं गलत जा रहा हूँ। जब मैंने सत्यवती कॉलेज से हिंदी में ग्रेजुएशन किया हम्म तो मेरा फिर हिंदी के प्रति लगाव बढ़ गया था कि हम्म अब मुझे हिंदी क्षेत्र में ही अपना नाम कमाना चाहिए। तो उसी विषय से मैंने पीजी किया और पीजी में मेरा हिंदी ही ऑनर्स था। तो हिंदी से मैंने सोचा कि यानी जैसे ही कॉलेज में गया तो कुछ दोस्त नेट जेआरएफ का कुछ बताया। हम्म तो उस समय सर मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या होता है नेट जेआरएफ। हम्म। तो फिर अच्छा, आपको कब पता चला कि पैसा मिलता है इसमें? वो बड़ा रोमांचकारी हाँ होता सर, है। ये मैं मतलब कि कॉलेज में क्या है कि स्टूडेंट कैंटीन में वगैरह में बैठे रहते हैं। हैं। हाँ, तो मैं वो कह रहे हैं कि इसमें सर कि कुछ 30-35 लाख वो 1000 रुपये मिलता है हैं। और 5 साल में 30-35 लाख रुपए दे देते हैं। हम्म तो मुझे ये सही भी लगा कि कम से कम अपनी इनकम का सोर्स भी हो जाएगा, हम्म पढ़ाई की पढ़ाई होती जाएगी। तो फिर मैंने इसका सिलेबस पढ़ना सर यूट्यूब से देखना स्टार्ट किया। हम्म तो यूट्यूब में देखता हूँ कि हाँ ऐसा कुछ है। हम्म तो जब मेरा 1 साल हो गया था हम्म पीजी को, हम्म फिर मतलब कि जून में मैंने सोचा चलो जून का यानी पढ़ के दे देंगे थोड़ा। हम्म तो जून में जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो उस समय मैंने मतलब कि एक चीज़ होती है ना सर कि कॉम्पिटिशन कुछ नहीं होता, हमें लगता है कि हो जाएगा, हवाई में हम्म। कह देते हैं कि हो हो जाएगा जाएगा। एग्ज़ाम। तो यूँ ही चले गए और हम्म। उस समय मैंने सबसे बड़ी गलती यही कर दी सर कि बिन पढ़े, बिन सिलेबस को पढ़े जाके उस पेपर दे हाँ, दिया। जाके पेपर को दे दिया हम्म कि हो जाएगा, हल्के में ले ली, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो मैंने जून में देखा, हम्म दिसंबर का फिर मैंने अटेम्प्ट किया एग्ज़ाम। हम्म तो दिसंबर का जब मैंने अटेम्प्ट किया, तो सर बिन पढ़े दिया था एग्ज़ाम। हम्म तो उसमें मेरे कुछ 108 नंबर थे, 300 में से 108। हम्म तो वो चीज़ सर मुझे हर्ट कर गई हम्म। क्योंकि मैं सर बचपन से जिस फ़ील्ड में उतरा हूँ, तो उसमें मैंने कभी हार नहीं मानी। आपके 30-35% ही आए। हाँ सर, हम्म तो मुझे ये चीज़ हर्ट कर गई कि सर कि ये मतलब कि मैंने कॉलेज पास किया, किसी भी चीज़ में मैंने असफलता का दृश्य नहीं देखा हम्म कि मैं किसी चीज़ में पीछे रह जाऊँ। हम्म अभी जितने भी मतलब यूनिवर्सिटी में भी यहाँ तक मैं पढ़ा हूँ सर, किसी भी विषय में मेरे या कम नंबर आ जाएँ। हम्म मेरा मतलब ये था कि मैं एवरेज था, इतना भी नहीं कि मैं टॉपर था, लेकिन ठीक-ठाक था कि मैं किसी में फेल नहीं होता था। हम्म जब पता चला कि नेट में सर मेरे इतने कम नंबर आए, मुझे बहुत हर्ट हुआ। हम्म।
फिर मैंने दिसंबर में कान पकड़ ली कि भैया थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। तो फिर पार्ट टाइम मैं जॉब करता था, तो मैंने थोड़ा समय निकालने की कोशिश की कि थोड़ा इसमें और समय दिया जाए। तो फिर मैंने जून में एग्ज़ाम दिया, तो जून में सर ऑफलाइन हुआ था, तो कैंसिल हुआ था पेपर? हाँ, वो पेपर फिर कैंसल हो गया, फिर उसका री एग्ज़ाम अगस्त में लिया गया, 27 अगस्त में। तो उसमें भी सर मेरे 108 ही बने। अच्छा, जितने पहले आए थे? हाँ, क्योंकि उसमें मैं 31 क्वेश्चन छोड़ चुका था सर, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं था सर मेरे पास, सबसे बड़ी बात। मैंने टाइम मैनेजमेंट पेपर में नहीं सेट कर पाया और मेरे 31 क्वेश्चन छूट गए उसमें। यानी फर्स्ट पेपर में जितना समय लगा सर, बहुत ज्यादा समय लग गया मुझे। कम से कम 1.5 घंटा मुझे फर्स्ट पेपर में लग गया सर, सॉल्व करते करते। तो इस तरीके से मैंने उसमें फिर मतलब और चीज में हट हो गया। फिर मैंने जॉब वॉब छोड़ी, मैंने कहा 3 महीने हैं, मम्मी पापा को समझाया, और मम्मी पापा तो देखो वो चाहते ही हैं कि हमारे बच्चे सफलता को आगे बढ़े। जॉब के लिए मेरे पास कोई ये नहीं था कि जॉब करनी है, लेकिन मैं अपने ही सेल्फ के लिए करता था कि चलो यानी घर से कुछ मांगना ना पड़े। तो इस तरीके से सर मैं जॉब करता था, लेकिन फिर मैंने मम्मी पापा से कहा तो कह रहे हैं भाई तेरी इच्छा है। तो फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, और फिर मैंने सर की वीडियो देखी राही अध्ययन पे। तो मैराथन जो सर पढ़ाते थे कि 3-3 4-4 घंटे, तो मैं उसे देखता था, और जो मेरे पास सिलेबस हुआ करता था मैं इसके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे। और भी सर हैं जो उनसे मैं जुड़ा, उन्होंने मेरी हेल्प की, वो भी डीयू में अभी पीएचडी कर रहे हैं, तो उन्होंने भी मेरी हेल्प की। तो उस तरीके से उन्होंने सिलेबस, सबसे बढ़िया चीज़ है कि सिलेबस को इतनी बार अपने सामने रखो कि कम से कम 10 बार सिलेबस को डेली, एक दिन में 10 बार देखो। जब भी तुम खाली बैठते हो, चाय पीने जाते हो, सिलेबस अपने हाथ में रखो, देखते जाओ। ये बड़ी बात है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, हाँ देखो जी मेरे सर। सामने इसका सिलेबस है नेट का, मेरे सामने राजस्थान का भी है, मेरे सामने यूपी का है वो भी है, मध्य प्रदेश का है वो भी है। सिलेबस और एक ही नहीं, जहां जहां अभी सिलेबस हमेशा साथ रहना चाहिए। जी सर। सिलेबस ऐसा है, जब मैं पहले पढ़ाना शुरू किया था हम्म, तो मैं जहां पढ़ाता था सामने चार्ट बना के रखा था। जैसे कोई पूछ लेता था अभी क्या हुआ क्या नहीं, मेरी नजर हमेशा सिलेबस पर रहती जी थी। सर, जी सर। अगर मान लीजिए मुझे यूनिट 7 में बताना है क्या क्या है, अब जरूरी नहीं सारी 21 कहानियां याद आ जाए, तो सामने लिखी रहती थी। आज तो चलो याद हो गई, वो शुरुआती दौर था। तो सिलेबस का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू उसके तो बाद। सिलेबस को सबसे बड़ा कि भैया 10 यूनिट है, तो इस सिलेबस को तोड़ना सीखना चाहिए। मेरे काफी दोस्त हैं जो मतलब कि नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो उन्होंने सिलेबस को नहीं समझ पाया मेरे हिसाब से। सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है, हमने इसका हुआ बना रखा है कि ये सिलेबस बहुत बड़ा है। सिलेबस को इस कदर तोड़ दो कि तुम्हें वो चीज आसान लगने लगे। राजेंद्र, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाँ जी सर। इस एग्जाम में बहुत सारे छात्र बैठते हैं, और अगर टोटल देखा जाए तो लगभग हिंदी से मैं बात करूं तो कुल 600-700 लोग जेआरएफ होते हैं। सारी यूनिवर्सिटी मिला के, सारी कैटेगरी मिला के अगर हाँ हम जी सर। 700-800 के समथिंग हाँ जेआरएफ होते हैं। अब उसमें पूरे भारत के, देश के कोने कोने तक छात्र बैठते हैं। जी सर। ऐसा क्या लोग करें कि वह भी इन 600-700 में शुमार हो जाए? क्योंकि 700 सेलेक्ट होते हैं तो 70,000 सेलेक्ट नहीं हो पाते। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो लगभग 70,000 छात्र फॉर्म भरते हैं, 50,000 के समथिंग बैठते हैं इसमें एग्जाम में, और टोटल नेट जेआरएफ मिला लो तो लगभग 4-4.5 हजार लोग सफल होते हैं। बिल्कुल सर। ये अपने आप में एक बड़ा कंपटीशन है और एक लेंथी एग्जाम है। पेपर फर्स्ट और सेकंड में कैसे तैयारी करें, क्या क्या करें, क्या गलती ना करें जिससे वो 1 से 2 बार में यानी 6 महीने से 1 साल में सफल हो जाए? सर सबसे पहले अगर देखा जाए तो सिलेबस सिलेबस है ही हमारे पास, और जितना हो सके सोर्स हमारे पास कम रहे उतना ही बेहतर है। अगर सोर्स हमारे पास कम रहेगा और अच्छे से हम उसकी तैयारी कर सकते हैं, एक दो बुक उठाओ, कोई सी भी उठा लो, क्योंकि सिलेबस में है वो चीज़, तो वो बुक भी उसी के लिए ही बनी हुई है। आप कोई सी भी बुक उठाओ और उस बुक को इस तरीके से पढ़ लो कि आपको पेज नंबर तक याद हो जाए, और फिर सिलेबस को उठाओ और फिर उसे पढ़ते जाओ। इस तरीके से आप एक दो बुक में ही पढ़ के अच्छी तरीके से आप जेआरएफ क्या मतलब कोई सा भी एग्जाम है उसका सिलेबस ही सबसे ज़्यादा मैन रखा जाता है, और बुक या मटेरियल अपने पास कम सोर्स रखो, क्योंकि जितना भंडार होगा उतने ही हम भटकेंगे। कई बार होता है हाँ कि सर। जैसे एक किताब हम पढ़ लिए, हमारा मन उबने लगता है, हम दूसरा स्रोत उठा लेते हैं, अब इसको पढ़ते हैं। इससे क्या होता है कि कोई भी चीजें अच्छे तरीके से तैयार नहीं हो पाती। जी सर। स्रोत कम है, उसे बार बार पढ़ो तो ये ज्यादा सुटेबल होता है। हाँ चलो, जी। एक तो स्रोत हो गया, और दूसरा पॉइंट क्या इनको ध्यान देना चाहिए? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट। हाँ सर। हाँ, क्योंकि देखो देखो टाइम जी का सर। इन्होंने पहले भी बताया कि इनका कई प्रश्न छूट गया था हाँ लास्ट सर, एग्जाम में। 31 कितने क्वेश्चन प्रश्न? सर। 31 क्वेश्चन छूट गए थे, क्योंकि फर्स्ट पेपर इन्होंने ज्यादा टाइम दिया। हम्म। तो दूसरा तो टाइम मैनेजमेंट का। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान कैसे दें ये लोग? 150 क्वेश्चन है पेपर में, तो 150 में से हमें टाइम मैनेजमेंट इस प्रकार से करना होगा कि 100 क्वेश्चन, जैसे हमारा हिंदी का पेपर है, तो ये तो हमारा पेपर है, हमें पता है कि इसमें हमें इतना समय लग जाता है, तो मैक्सिमम उसे आप 1.5 घंटे में, जितना मतलब लेंथी पेपर है तो 1.5 घंटे में आप उसे कर लोगे। बाकी हमारे पास 1.5 घंटा है, तो इस तरीके से आप 1.5 घंटे में ये भी कर लोगे।
तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, पहले ही जैसे जो पुराने प्रश्न पत्र हो चुके हैं, हाँ सर। इनको 2 घंटे टाइम लेके बैठे और 1.5 घंटे पौने 2 घंटे में वो 100 प्रश्न करने की हैबिट डालें। तो जब कई बार कर चुके होते हैं, जैसे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह भी है 100 प्रश्न, उसको 1.5 से पौने 2 घंटे, फर्स्ट पेपर में 15 मिनट इधर बचा के 1.25 घंटे, जो मेरा अनुमान है 1.25 घंटे पेपर फर्स्ट के लिए परफेक्ट है, और 2 घंटे में 15 मिनट इधर कर दो, पौने 2 घंटे सेकंड पेपर के लिए। इसमें आपका 3 घंटे में सही तरीके से सारा पेपर हो जाएगा, यद्यपि रिवीजन का समय नहीं मिलेगा फिर से देख सके, लेकिन पेपर अच्छे तरीके से हो जाएगा, गलती कम होगी। तो एक तो टाइम मैनेजमेंट हो गया, दूसरा स्रोत हो गया, तीसरा और क्या करें ये लोग? तीसरा तो सर यही है, पढ़ना पड़ेगा और मेहनत तो करनी पड़ेगी सर, बिना मेहनत के कुछ नहीं है भैया। तो कुल मिला के मेहनत, टाइम मैनेजमेंट और स्रोत, इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और ऐसा क्या लगता है कुछ, अगर आप और कुछ बताना चाहें इन लोगों को, जो चीजें इनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, तो आप सोच के बताइए कुछ, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो। यही सोर्स ही है सर सबसे बढ़िया। और हमारे पास जो सिलेबस है, हमें उसको है ना, अगर देखा जाए सिलेबस है 10 यूनिट है, अगर हमारे पास 2 महीने भी हैं तो उसमें 8 सप्ते होते हैं। अगर एक सप्ते में एक यूनिट को देखा जाए, और यूनिट आप देखोगे कैसे, जैसे कि फर्स्ट यूनिट है हिंदी भाषा और उसका विकास, तो ये हमें उस हफ्ते में पढ़ना है, पहले हफ्ते में। और उसे किस तरीके से पढ़ोगे कि इसमें हिंदी और भाषा और उसका विकास है, तो हमें यहाँ से एक तो ये यूनिट करनी है, और साथ में हमें ये उपन्यास गद्य जो विधा है ना सर, तो उसका पहला उपन्यास उठा लो, और कहानी उठा लो कि 2 कहानी 1 उपन्यास, निबंध उठा लो 2 निबंध और 1 उपन्यास और 2 कहानी, इस तरीके से। और सर कुल मिला के हाँ सर, देखो जैसे यूनिट 1 पढ़ रहे हो तो यूनिट 1 के साथ गद्य वाला भी पार्ट उठा लो, इधर भी चलता रहे, जैसे सुबह मान लीजिए हमने ये पढ़ लिया, अब हम उब रहे हैं तो हम कहानी वाला पार्ट, इससे हमारी 2-2 यूनिट एक साथ खत्म होती चली जाएगी, है ना, तो दोनों पार्ट होता चला जाएगा, एक सरल उठाओ एक कठिन उठाओ, 2 साथ लेके चलो। अगर आप पूरे दिन यूनिट 6 के उपन्यासी पढ़ रहे हो ये भी लेंदी हो जाएगा, पूरे दिन आप भाषा विज्ञान पढ़ रहे हो ये भी लेंदी हो जाएगा। यहाँ मैं संशोधन करना चाहूंगा 3 चीज, आप 2 यूनिट एक साथ लेके चलो, एक लेके चलो सरल, एक लेके चलो कठिन, और एक टाइम और बनाओ प्रैक्टिस सेट का, जिसमें पीवाईक्यू की आप तैयारी करते हैं। सबसे ज्यादा तो पीवाईक्यू है सर। कई लोग सोचते हैं पुराने प्रश्न पत्र नहीं आते, लेकिन पुराने प्रश्न पत्र डायरेक्ट भी आते हैं, इनडायरेक्ट भी आते हैं। तो पुराना प्रश्न पत्र तो बिल्कुल रटा होना चाहिए, प्रश्न देखते ही बता दो कि ये तो 2018 वाला था, ये 2019 वाला था, और ये तभी होगा जब आप कई बार पेपर को दे चुके हो। जी सर। तो कुल मिला के यही है कि जो कल आज असफल हैं कल सफल होंगे, जो आज सफल है वो कल असफल रह चुके हैं। जरूरी नहीं एक बार में सफलता मिल जाए, तो निरंतर अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। बाकी कोई संदेश? नहीं, बाकी सब लोग समझदार ही हैं, कोई समझदार जब हम यहाँ तक आ गए हैं तो सब समझदार ही हैं, बस थोड़ा भटके हुए हैं, भटको मत, जो सिलेबस है उसे देखो, बस हो जाएगा सर, ज्यादा बड़ी बात नहीं है चीज। तो साथियों आप सभी लोग भी परेशान मत हो, हताश ना हो, जैसा इन्होंने बताया 2 बार इनके 108 नंबर आए थे, 108 नंबर मतलब केवल 54 प्रश्न सही होना, और तीसरी बार इन्होंने डायरेक्ट जीआरएफ क्वालिफाई किया। डायरेक्ट जीआरएफ ना, मतलब 2 बार कुछ नहीं हुआ, तीसरी बार डायरेक्ट जीआरएफ हुआ। तो ये सबके साथ होता है, इस बार भी किसी के 50 प्रश्न सही होंगे, किसी के 60, किसी के 70, तो आप भी ये समझिए कि अगला जीआरएफ आपका है। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र का जो आए और अपनी बात को शेयर की, आप सभी तक अपनी बात पहुंचाए, और उम्मीद करता हूं आप सबको कुछ न कुछ लाभ जरूर मिला होगा। राही चैनल पे आप भी जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पर 12:30 बजे फ्री क्लास होती है, आप भी जरूर देखें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते, धन्यवाद।